सर कहाँ हो? यहीं तो हूँ बेटा, सब आपके पास। मैं सर पिछला क्या क्या कौन सी सर? कौन सा क्वेश्चन कर लिया पता? ठीक है बेटा। कुछ डॉग नहीं दिखाया बेटा, हमारा डॉग अभी सोया हुआ है। क्वेश्चन भी हो गए। कोचिंग कब खुलेगी ये तो अब ऊपर वाली बता सकता है। बेटा वो जर्मन शेफर्ड है, जर्मन शेफर्ड। वो ऐसा है कि बब्बर शेर है वो। होगा सर हमारे जैसा, आपके जैसा कैसे होगा? आप इतने खूंखार थोड़ा हो। हाँ, डॉग की बात कर रहा हूँ। वो कोई बच्चा पूछ रहा है कि वो कौन सी ब्रीड का है। चलो, पिटबुल नहीं बेटा, वो और खतरनाक होता है। हमने बस जर्मन शेफर्ड रखा है, जितना मैनेज कर सकते हैं। हाँ बेटा मैं। और असीम सर तो बेटा, असीम सर का वो टॉय टॉय है, वो डॉगी डॉगी है क्या? वो तो इतना खिलौना है, उसको तो ऐसे ही दिखा दो। और मेरा डॉगी, वो उसके पास कैमरा लेके जाऊंगा तो कैमरा वो लपक लेगा कि किसको ले आया मेरे पास में, वो कैमरा खा जाएगा। अरे बेटा मैं दिखाऊंगा एक दिन, किसी दिन देखूंगा। मेरे कैसे दिखाना है मुझे पता नहीं है। अब बेटा वो ऐसा है, किसी को देखता है ना तो एकदम उसको बहुत गुस्सा आता है। किसी को देखकर कैसे कोई आ गया। ग्रेट डेन भी नहीं बेटा। बस चलो। हाँ मैं वीडियो बना लूंगा। ठीक है बेटा चलो। बेटा हमने स्टार्ट किया था चैप्टर कंपनीज फाइनल अकाउंट के अंदर सेकंड एस्पेक्ट, एक पब्लिक कंपनी अपने मैनेजरल पर्सन को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रेम्युनरेशन दे सकती है। उसमें स्टार्ट किया था इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस। अभी हम पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट। सेक्शन 197 ने लिमिट क्या दी है कि वो 5%, 10%, 1%, 3%, 11% लिमिट दी है 197 सेक्शन में। और उसके लिए नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाए वो सेक्शन 198 में। तो सेक्शन 198 हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि नेट प्रॉफिट में क्या लें क्या न लें। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था कि पहली चीज ही पढ़ी थी कि इनकम टैक्स को डायरेक्टर बियर नहीं करते, तो यदि प्रोविजन फॉर टैक्स घटा हुआ है तो उसको वापस जोड़ दो। हम प्रॉफिट हमेशा बिफोर टैक्स लेंगे, ये हमने लॉजिक समझा था। उसके बाद मैंने कहा था डायरेक्टर एक्चुअल लॉसेस बियर करते हैं पर कॉन्टिजेंट लॉसेस के लिए बनाया गया प्रोविजन बियर नहीं करते। तो यदि प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लॉसेस है, जैसा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो जोड़ दो। और एक्चुअल बेड डेट्स यदि घटी हुई नहीं है तो घटा दो। एक्चुअल लॉसेस वो बियर करेंगे, वो घटे रहने दो या वो घटा दो, लेकिन प्रोविजन फॉर लॉसेज यदि बने हुए तो वापस जोड़ दो, क्योंकि वो प्रोविजन बियर नहीं करेंगे। तीसरा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन की वाली वही बात है, जितना एज पर एक डिसाइडेड है उतना तो बियर करेंगे, पर कंपनी ने उससे बढ़कर वॉलंटरी दिया है तो डायरेक्टर बियर नहीं करेंगे। तो वॉलंटरी कॉम्पनसेशन यदि घटा हुआ है प्रॉफिट में से तो जोड़ दो। फिर हमने पढ़ा था कि कैपिटल प्रॉफिट यदि जुड़ा हुआ है तो घटा दो। डायरेक्टर को कैपिटल प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया जाता, वो यदि जुड़ा है प्रॉफिट में तो घटा दो। पर कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है इस चैप्टर में? सेल प्रोसीड अबो ओरिजिनल कॉस्ट, उसी को हम कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं, वही कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसको हम लेस कर देंगे। फिर हमने समझा था कि कैपिटल, हाँ, डेप्रिसिएशन जो हमने बुक्स में लगा रखा है वो जोड़ दो। और जो कंपनीज एक्ट में जो रेट्स गिवन है उस रेट से जो डेप्रिसिएशन है वो घटा दो। फिर हम बात कर रहे थे, हाँ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का मैंने बता दिया बेटा कि जो एज पर एक्ट है वो अलाउड है। जैसे कंपनी को देना चाहिए एज पर एक्ट 5 लाख और कंपनी ने दे दिया 7 लाख, तो 2 लाख वॉलंटरी वो एड बैक कर देंगे यदि प्रॉफिट में घटा हुआ है तो। वॉलंटरी कॉम्पनसेशन एड बैक करना पड़ता है, और जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, एज पर लॉ है, स्टेशनरी है, वो घटा रहने दो। हम बात कर रहे थे कैपिटल लॉसेस की। कैपिटल लॉसेस के बारे में लॉजिक बताया था। जब लैंड की सेल पर हुआ प्रॉफिट डायरेक्टर को नहीं मिलता तो लैंड की सेल पर हुआ लॉस वो बियर क्यों करेगा? तो लैंड और इन्वेस्टमेंट जैसे नॉन डेप्रिसिबल असेट जैसे कैपिटल लॉसेस यदि घटे हुए हैं तो वापस जोड़ दो, डायरेक्टर बियर नहीं करेगा। तो आपको कैपिटल लॉसेस, जो नॉन डेप्रिसिबल असेट के लॉसेस वो जोड़ दो, लेकिन डेप्रिसिबल असेट के लॉसेस मत जोड़ो, क्योंकि वो लॉसेस, हाँ मैं बता रहा था बेटा, जैसे मैं बता रहा था डेप्रिसिबल असेट जो बता रहा था मैं कल, हमारा वही था। जैसे कि बेटा एक है प्लांट एंड मशीनरी, वो है बेटा 5 लाख की। हमने एस्टिमेट किया कि आफ्टर
इसकी जो यूजफुल लाइफ है उसके बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू 40 रहेगी। यह है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो 460 क्या आ गया, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ ओवर लाइफ। ये आपने पढ़ा था बेटा जब आप छोटी कक्षा में थे, मतलब छोटी कक्षा में थे तब। अमाउंट टू बी राइट ऑफ कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू, और जो अमाउंट टू बी राइट ऑफ इन इट्स यूजफुल लाइफ, नर्सरी नहीं, छोटी कक्षा। तो ये है अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ, है ना बेटा। आपने 460 डेप्रेशन लगाने का सोच लिया, हाँ 11th क्लास में 460 आपने लगाया होगा डेप्रेशन। बेटा आपकी एसेट की कॉस्ट थी, ये तो आपका एस्टिमेशन था, ठीक। अब बेटा आपने सोचा था कि इसकी यूजफुल लाइफ ओवर होगी तब हमें 40 मिलेगा, तो हम तब तक 460 राइट अप कर देंगे। ऐसा ही आपने किया। 5 लाख की इसकी कॉस्ट थी, आपने 460 लगा दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया, और WDV बची 40। सोल्ड एट ओनली 10,000, तो 30 का लॉस। 40,000 बेटा WDV थी और बिकी वो 10,000 पर, 30 का लॉस हुआ। बेटा ये लॉस नहीं है, ये लॉस नहीं है, ये है शॉर्ट डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड प्रीवियसली। आपकी गलती है, आपकी मतलब ऐसा कोई डरो मत कि आपकी गलती में चिल्ला रहा हूं, मतलब ये है बेटा जो 30,000 का लॉस आ रहा है कि बुक वैल्यू से कम पे बिका, तो ये बेटा लॉस नहीं, ये तो वो डेप्रिसिएशन जो लगने से रह गया। जब वो डेप्रेशन डायरेक्टर बिहेव करता है तो बेटा ये भी तो डेप्रेशन का हिस्सा है जो लगने से रह गया, तो ये भी तो डायरेक्टर बिहेव करेगा, तो ये लॉस नहीं, ये तो वो डेप्रेशन जो लगने से रह गया, तो वो भी बिहेव करेगा डायरेक्टर। समझो कैसे बेटा। बेटा जब हमको रियलिटी पता होती कि असेट 5 लाख की 10 में ही बिकेगी, हमें इसकी स्क्रैप वैल्यू का अंदाज सही होता कि 10 में ही बिकेगी, तो हम 490 डेप्रेशन लगा चुके होते, और हमने लगाया सिर्फ 4,60,000 है अभी तक, तो 30,000 क्या बेटा डेप्रेशन लगने से रह गया। ये तो एस्टिमेशन एरर है। इसलिए हम जब 460 डायरेक्टर ने बिहेव किया है तो 30 भी डायरेक्टर बिहेव करेगा, तो ये लॉस नहीं बेटा। एक्चुअल में ये 30,000 की जो असेट की वैल्यू में कमी आई है, ये बिजनेस की यूजेस की वजह से जो भी है, तो इसे डायरेक्टर बिहेव करेगा। तो डेप्रिसिबल असेट में जब भी लॉस होगा वो डायरेक्टर बिहेव करेगा, तो बस ये ध्यान रख लो। तो बेटा नॉन डेप्रिसिबल असेट यानी लैंड और इन्वेस्टमेंट के लॉसेस डायरेक्टर बिहेव नहीं करेगा, वो यदि घटे तो एड बैक कर दो। लेकिन डेप्रिसिबल असेट में लॉसेज यदि घटे हुए हैं, डेप्रिसिबल असेट के लॉसेज यदि घटे हुए हैं तो घटे रहने दो, उसे एड बैक करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टर बिहेव करेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा। हमारे पास टाइम कम है, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। तो हमने कल लिख लिया ना कि डेप्रिसिबल असेट और नॉन डेप्रिसिबल असेट। नॉन डेप्रिसिबल असेट मतलब लैंड और इन्वेस्टमेंट के लॉसेज ही घटे हुए हैं तो एड बैक कर दो, वो बियर नहीं करेगा डायरेक्टर। लेकिन डेप्रिसिबल एसेट के लॉसेस घटे हैं तो घटे रहने दो, उसे एड बैक करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टर बियर करेगा, क्योंकि वो लॉसेस नहीं, शॉर्ट डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड प्रीवियसली है। ये आपको अपनी अपनी समझ के हिसाब से लिख कर सर एग्जाम्पल नहीं लिखी थी, लिखवा दो। लिखवाऊं बेटा क्या, टाइम बहुत लग जाएगा, मुझे तो तकलीफ नहीं है। आप बेटा अपने अपने हिसाब से फंडा लिख लेना ना। यह है कॉस्ट, यह है एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू, यह है डेप्रेशन जो लगना चाहिए था, वो डेप्रेशन जो लगा। बेटा क्या बोल के बता दूं कितनी बार बेटा, बस ये है लॉसेस इन केस ऑफ लॉसेस ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ डेप्रिसिबल एसेट्स रिप्रेजेंट शॉर्ट डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड प्रीवियसली। मतलब डेप्रिसिबल एसेट पर जो लॉस होता है, डेप्रिसिबल एसेट के सेल पर जो लॉस होता है वो लॉस नहीं, शॉर्ट डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड प्रीवियसली, सो इट शुड बी बियर बाय डायरेक्टर।
तो इट शुड नॉट बी एडेड बैक, इसे हमें एड बैक नहीं करना चाहिए। तो बेटा आप अब अपने अपने हिसाब से लिख लेना बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा कि बस मैंने आपको लिखा तो दिया है उसका करना क्या है, क्यों करना है, वो आप लॉजिक बेटा अपने हिसाब से लिख लेना। क्योंकि वो लॉस एक्चुअल में, ये लॉस क्या है, शॉर्ट डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड प्रीवियसली। ठीक है बेटा, ठीक है, ये भी हो गया। तो हमने कैपिटल लॉसेस, कैपिटल प्रॉफिट, सब कुछ ऐसा समझ लिया। अब लगभग सब हो गया, जो जो काम की चीजें सभी हो गई। तो बेटा अब क्या करते हैं अपन, जो हमने समझा उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्वेश्चन लू या एग्जाम्पल, बेटा एग्जाम्पल बना लिया अपन अच्छा अपने मन से। तो बेटा लिखो, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, लिखो एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, बेटा साथ साथ में लिखते जाओ आप लोग भी। एग्जाम्पल तो आपको लिखने पड़ेंगे, लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने ये हमें लिखो, एग्जाम्पल हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मोती लिमिटेड। अब यहां पर हम ये एक पब्लिक कंपनी है जिस पर मैनेजरियल रेम्युनरेशन का रिस्ट्रिक्शन लगता है। यहां पर जीपी दिया हुआ है, बाई जीपी 1,72,00,000, 1,72,00,000 का जीपी है। ठीक है, फिर यहां लिखो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 3,00,000 और बिल्डिंग रुपीज, प्रॉफिट में भी इसका बिल्डिंग का प्रॉफिट लेता हूं अभी, है ना। और बाय सब्सिडी 15,00,000 की सब्सिडी भी है। डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 18,00,000, टू सैलरीज 34,00,000, टू डेप्रिसिएशन 5,00,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 350 है। बिल्डिंग का मैंने अभी भी बोला बेटा, मैं बताऊंगा आपको, अभी वेट करो। टू कॉम्पनसेशन टू वर्कर, वर्कर को दिया गया कॉम्पनसेशन 250। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 420।
और सेकंड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 280। फिर टू रेंट वगैरह हम लेते हैं 30, लाख का रेंट ले लिया और आई थिंक सारे पॉइंट हो गए। टैक्स बचा है, इनकम टैक्स तो ले ही रहे हैं अपन, लास्ट में लेंगे इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स तो लेना ही है, वो तो लेना ही है। टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 22,40,000 और यहाँ टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 67,60,000 67,60,000। अच्छा एक प्रॉफिट बचा है, सॉरी अब बिल्डिंग का प्रॉफिट बचा है, 100 मिनट। अब पॉइंट अदर इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग का प्रॉफिट बचा है ना, हाँ बेटा, बिल्डिंग डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग सोल्ड। बेटा इस बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी और सेल प्रोसीड और इसकी WDV, ठीक है बेटा। मैं 3 चीज देने वाला हूं, बिल्डिंग की कॉस्ट, सेल प्रोसीड और उसकी WDV, ठीक है बेटा। 3 चीज देने वाला हूं। प्रॉफिट हमने लिया है, बिल्डिंग पर मैं लेने वाला हूं प्रॉफिट, तो मैंने लिया ही नहीं अभी, ठीक है। कॉस्ट ली मैंने बिल्डिंग की 40 लाख, इसकी WDV थी 18 लाख, और ये बिल्डिंग बिकी है 43,10,000 में। बिल्डिंग 43,10,000 में बिकी जबकि WDV 18 लाख थी, तो इसका बेटा डिफरेंस क्या आया, इसका डिफरेंस सेल प्रोसीड माइनस WDV 25,10,000। 25,10,000 प्रॉफिट आ गया, मैंने यहां लिख दिया 25,10,000। 25,10,000 आ गया प्रॉफिट। बिल्डिंग सेल पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 25,10,000। बिल्डिंग की WDV 18 लाख थी पर वो बिकी है 43,10,000 में, तो प्रॉफिट आपका 92,70 आ गया, 92,70,000 प्रॉफिट आ गया, ये नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन नंबर 1 तो ये थी। नंबर 2 एक्चुअल बेड डेट्स, ये बेड डेट्स एक्चुअली होती है, बेड डेट्स एक्चुअल ही होती है। जो बेड डेट्स थी वो 260 थी, नंबर 1 बेड डेट्स 260 थी, नंबर 3 और
compensation payable as per Workmen Compensation Act is rupees. Workmen compensation as per Workmen Act is rupees 175 only. एज पर एक तो 175 भी था. स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? बेटा आपकी पर्सनल हुई होगी, किसी की भी नहीं हुई है. और बस. हाँ, एक पॉइंट और. डेप्रिसिएशन एज पर रेट्स गिवन इन कंपनीज एक्ट. डेप्रिसिएशन एज पर depreciation as per rates given in companies act. depreciation as per companies act बनता है ₹660. ठीक है. क्या हम अभी हाँ, अब कैलकुलेट मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन that above company can pay to its MD Mr. दिशा. मिस्टर दिशा नाम ही बदल लेते हैं अपन. एमडी है मिस्टर दिशा, उसको कंपनी कितना दे सकती है मैक्सिमम? हाँ बेटा, ये दिशा उसमें भी तो आ रही है. कौन सी वेब सीरीज? वो वेब सीरीज या फिल्म कौन सी आ रही है? विल एंड रिटर्न. उसमें भी तो ये है. राधे में है क्या? अच्छा, राधे में मुझे पता नहीं. वो विल एंड रिटर्न में भी तो है, विल एंड रिटर्न. तो हम इस मिस्टर दिशा को, हम तो नाम ही बदल देते हैं. अपने को क्या करना? मिस्टर दिशा को कंपनी जो कि उनके एमडी हैं, उसको कंपनी कितना दे सकती है मैक्सिमम? और परसेंट तो आपको पता ही है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा. हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन. अगर टाइगर आखिर मांगेगा, टाइगर को अपन, बेटा हम भी कोई कम ताकत थोड़ा रखते हैं. टाइगर को हम धक्का देके हटा देंगे कि भाई लीगली जो है उसी को आने दो. चलो, ये है क्वेश्चन मोती लिमिटेड का, जिसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको इसमें मिस्टर दिशा का निकालना है कि हम उसको मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं. हाँ, अपना कुत्ता उसके ऊपर छोड़ देंगे. कैसी बातें करते हो? क्या अपना लेवल इतना डाउन हो गया क्या? मैक्सिमम रेम्यूनरेशन that can be paid to Mr. Disha MD shall be 5% of net profit of company as per section 197 of the Companies Act 2013. एक्स पर सेक्शन 198 से तो नेट प्रॉफिट निकलेगा. सेक्शन 197 में ये लिमिट दी गई है और 198 से प्रॉफिट निकालेंगे. नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट फॉर अबो पर्पस shall be calculated as per section 198। सेक्शन 198 में नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा। अब नेट प्रॉफिट 198 पे निकालेंगे बेटा। अब यहां पर तो स्टार्ट करते हैं, यहां पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। बेटा जो नेट प्रॉफिट गिवन है 92,70,000, ये नेट प्रॉफिट गिवन है, इसको हमें एज पर सेक्शन 198 लेकर आना है। ये हमें सेक्शन ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें हम एडलेस करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या करें, इसमें ऐड करें प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स प्रोविजन है, ओ ईशा छाबरा ने तो नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया क्या? सुतिर भी निकाला है, ईशा ने भी निकाला है, और हिमांशी राठौड़ ने भी निकाला है, यश गर्ग ने अभी नहीं निकाला, यश गर्ग ने निकाला है, और ईशा जेठलिया जेठानी, और भी देखते बेटा। चलो चलो चलो, अच्छा मैंने पीडीएफ का अमाउंट बताया है, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। तो हम क्या करें, सबसे पहले प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 22,40,000 जो घटा हुआ है, ये इनकम टैक्स डायरेक्टर बियर नहीं करेगा, शेयरहोल्डर बियर करेंगे। तो डायरेक्टर तो अपनी पर्सनल इनकम पर पर्सनल टैक्स पे करेगा ही, तो ये 22,40,000 का जो टैक्स घटा हुआ है ये हमें जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ दिया हमने, तो हमने टैक्स प्रोविजन को ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? और ये तो जोड़ दिया, और इधर नीचे लेस भी करते जाएं कुछ कुछ। अब यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जोड़ दें बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डाउट 3,50,000 है बेटा। ये प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लॉसेस डायरेक्टर भी ये नहीं करता, तो हम यहां 350 जोड़ देंगे, लेकिन बेड डेट्स नीचे घटा देंगे। बेड डेट्स तो बियर करेगा ना, बेड डेट्स थी 2,60,000, 260 की बेड डेट्स थी, वो तो बियर करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में P&L में प्रोविजन घटा हुआ था, मतलब बेड डेट्स घटी हुई नहीं थी। क्योंकि यदि प्रोविजन घटता है तो फिर बेड डेट्स P&L में नहीं घटती, बल्कि वो तो प्रोविजन से सेट ऑफ होती है। तो चूंकि क्वेश्चन में प्रोविजन बना हुआ है, तो नेट प्रॉफिट में आपको दिख ही रहा है कि प्रोविजन घटा हुआ है, तो वही जोड़ना पड़ेगा, और जो बेड डेट घटी हुई नहीं थी वो घटानी पड़ेगी। तो डायरेक्टर ने बेड डेट्स का लॉस तो बियर करना पड़ेगा, वो घटा दिया हमने। इसके बाद ये भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डायरेक्टर बियर करेगा, सैलरी डायरेक्टर बियर करेगा, डेप्रिसिएशन 5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में है, पर एज पर कंपनीज एक्ट तो 660 है, तो 5 लाख ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन 5 लाख जोड़ दो, और नीचे डेप्रिसिएशन एज पर रेट्स गिवन इन एक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो लेस कर दो, वो लेस कर दो। तो डेप्रिसिएशन एज पर एक्ट, एज पर रेट्स गिवन इन शेड्यूल 660 लेस कर दो। जो बुक्स में घटा हुआ था वो जोड़ दो, और जो एज पर रेट्स गिवन इन शेड्यूल है, और शेड्यूल 10 वगैरह जो भी है उसको जोड़ दो। और डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स वाला जोड़ दिया, और जो एज पर रेट्स गिवन इन कंपनीज एक्ट वो घटा दिया। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन आप ऐसा करो, इसमें नेट कर सकते हैं, एज पर एक देना बनता था 1,75, पर कंपनी ने दे दिया है, कंपनी ने दे दिया है, कंपनी ने दे दिया है 2,50, 25,000, 50,000 ज़्यादा दे दिया ना, 50,000, तो नेट फेक दे देंगे। हाँ बेटा नेट फेक दे देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूंटरी कॉम्पनसेशन जोड़ दो, वॉल्यूंटरी कॉम्पनसेशन,
वॉलेंट्री कॉम्पनसेशन बेटा 1.75 एस पर एक्ट था और कंपनी ने 2.50 दे दिया, 75,000 ज़्यादा दे दिया, तो 75 वापस एड बैक कर दो। 75 डायरेक्टर बियर नहीं करेगा, वो एड बैक कर दो। ये भी हो गया। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एड बैक करना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस था ये, कैपिटल लॉस। जब इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट उनको नहीं मिलता तो इन्वेस्टमेंट वाला लॉस वो बियर क्यों करेगा? तो इन्वेस्टमेंट की सेल पर हुआ लॉस 4,20,000, ये वो डायरेक्टर बियर नहीं करेगा, ये नेट प्रॉफिट में घटा हुआ है तो वापस जोड़ दो, इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इससे उसका रेम्युनरेशन भी बढ़ जाएगा, मतलब इस लॉस को बियर नहीं करेगा। तो हमने लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एड बैक कर दिए, वो बियर नहीं करेगा इसको। और मैं थोड़ा जगह बनाने के लिए काम करता हूँ, बेड डेट्स को नीचे ले लेता हूँ, ये बेड डेट्स नीचे ले लेता हूँ, ये 260 में ऊपर से हटा के नीचे ला रहा हूँ, कुछ जगह कम पड़ जाएगी इसलिए। ये भी हो गया। अगर कम डेप्रेशन ही लगाया, अब ये तो हो गया। हाँ बेटा, और इधर जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है, 3 लाख का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बेटा ये तो कैपिटल प्रॉफिट है। 3 लाख का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो 3 लाख का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड तो लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये लेस इसलिए हो रहा है कि ये कैपिटल प्रॉफिट है। 3 लाख को लेस कर दो क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है और डायरेक्टर को इसमें हिस्सा नहीं देंगे, तो हमने कैपिटल प्रॉफिट लेस कर दिया। लैंड पर हुआ प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट था, घटा दिया, और इन्वेस्टमेंट पर हुआ लॉस कैपिटल लॉस था, जोड़ दिया। अब क्या बचा? अच्छा, प्लांट मशीनरी पर हुआ लॉस, प्लांट मशीनरी पर हुआ लॉस एक डेप्रिसिबल एसेट पर हुआ लॉस है। प्लांट मशीनरी पर हुआ लॉस एक डेप्रिसिबल एसेट पर हुआ लॉस है, और डेप्रिसिबल एसेट पे जो लॉस होता है वो लॉस नहीं होता, बल्कि वो तो शॉर्ट डिप्रेशन होता है। मतलब आपको डेप्रिसिबल एसेट का लॉस डायरेक्टर बियर करेगा, उसको एड बैक करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिबल एसेट मतलब डेप्रेशन लगने से रह गया इसलिए लॉस आ रहा है बुक्स में, तो उसको डायरेक्टर बियर करेगा, इसलिए आपको लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी एड बैक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बचा यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की सेल पर हुआ प्रॉफिट 25,10,000 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, या वहीं वहीं दिखा देंगे, या जो भी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, कैपिटल प्रॉफिट मीन्स क्या होता है यहाँ पर? एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड ओवर ओरिजिनल कॉस्ट। तो सेल प्रोसीड हमारी थी, सेल प्रोसीड इसकी थी 43,10,000, और ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी ₹40 लाख। $3,10,000 जो ऊपर मिला, ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर जो मिला, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग।
बस यही कैपिटल प्रॉफिट हम लेस करेंगे, ये लेस करेंगे, ऐड करेंगे। ऑलरेडी प्रॉफिट में ये 3 जुड़ा हुआ है, जो प्रॉफिट जुड़ा है जिसको लेस करना पड़ेगा ना, ये कैपिटल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जिसको लेस करना पड़ेगा। 3,10,000 लेस कर देंगे, 3,10 लेस कर देंगे, कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। इसको वर्किंग नोट की जरूरत नहीं थी, यही दिखा सकते थे। 43,10,000 माइनस कॉस्ट 40 लाख, 3,10,000 यहीं से लेस कर दो, ये भी हो गया। और कुछ सब्सिडी, सब्सिडी यदि मिली है तो उसको जुड़ा रहने दो, सब्सिडी भी डायरेक्टर के एफर्ट से मिलती है, सब्सिडी में डायरेक्टर शेयर करेगा। यदि ये सब्सिडी पीएनएल में क्रेडिट हुई है तो इसमें डायरेक्टर शेयर करेगा, क्योंकि सब्सिडी जो मिली है वो भी डायरेक्टर के एफर्ट से है। और शायद कंपनी किसी बैकवर्ड जोन में है या किसी ऐसी जगह पे जहाँ बिजनेस चलाना डिफिकल्ट है, कॉस्टली है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए सब्सिडी दी होगी। तो डेफिनेटली ये सब्सिडी बिजनेस की रिसीव मानी जाएगी। मैंने क्या बताया बेटा सब्सिडी के बारे में, ये सब्सिडी क्यों मिली होगी, और क्वेश्चन ने इसको सब्सिडी को पीएल में क्रेडिट किया है। मतलब हो सकता है ये इंडस्ट्री किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया में है, ऐसे रिमोट एरिया में है, ऐसे जगह पर है जहाँ पर कोई इंडस्ट्री डालता नहीं। गवर्नमेंट ने कहा इंडस्ट्री डालो, तो इंडस्ट्री ने कहा भाई वहाँ इंडस्ट्री कैसे डाले, वो तो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ जाएंगे तो हमें बहुत खर्चा करना पड़ेगा, हमारे स्टाफ वहाँ जाएंगे तो सैलरी उनको ज़्यादा देनी पड़ेगी उस गाँव में रहने के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप तो इंडस्ट्री डालो, आपका जो एक्सेस कॉस्ट आएगी वो हम आपको सब्सिडी के रूप में रीइंबर्स करेंगे। तो सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली है तो ये भी और चूंकि वो तो सब्सिडी बिजनेस की रिसिप्ट का हिस्सा हुआ ना, इसलिए वो सब्सिडी भी डायरेक्टर के एफर्ट से मिली है, और बिजनेस की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी उसको मिट आउट करने के लिए मिली है। इसलिए सब्सिडी का कुछ भी नहीं करेंगे, प्रॉफिट में जुड़ी है तो उसको जुड़ा ही रहने देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ गया है, ये सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है। वो आप एएस की बात एएस से करना, मैं यहाँ पर कंपनीज एक्ट में शेड्यूल मैं आपको मैनेजर रिमोशन बता रहा हूँ, तो सब्सिडी को हमें लेस करने की जरूरत नहीं है। यदि प्रॉफिट में जुड़ी है तो जुड़ी रहने दो, डायरेक्टर को उसमें हिस्सा मिलेगा। उसका लॉजिक पर ध्यान दो, बजाय कि आप वो दूसरी बातें करो। आपने लॉजिक नहीं सुना होगा क्योंकि आप दूसरी बातें सोचते रहे। मैंने लॉजिक बता दिया है आपको कि क्यों सब्सिडी में डायरेक्टर को हिस्सा मिलेगा। बस, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। 1,13,00,000 1,13,25,000 ये आ गया नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198, नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। वो ऊपर तो लिखा ही हुआ है, बस इसका अच्छा इसका क्या कर दो इंटू 5%, ये आ गया मैक्सिमम मैनेज रिम्यूनरेशन ऑफ एमडी। 5,66,250, 5,66,250 कंपनीज एक्ट के हिसाब से 56,62,500। 56 लाख है क्या, 56,62,500 हो रहा है क्या? 1 करोड़ का 56 लाख कैसे हो जाएगा? 1,13,25,000 का 5% यही होगा, 5,66,250 यही होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो हमने कर तो लिया, रह गया, तुम रह गए बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन में। ये देखो, ये जोड़ दिया अपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन 75 है वॉलंटरी। एक बच्चा बोला सर रह गया, हाँ वैसा कर सकते हैं कि जीपी में से पर वो टफ पड़ेगा। इसी तरह से चलना बेहतर होगा बेटा आपको। हाँ अक्षत बेटा हमने कर दिया ना ऊपर, कॉम्पनसेशन इस पर लॉ था 175 और दे दिया हमने 250, 75 ज़्यादा दे दिया तो हमने जोड़ तो दिया वॉलंटरी वाला, बस सब हो गया। इस तरह से हमने निकाल लिया कितना मैक्सिमम कंपनी दे सकती है मैनेजरियल रिम्यूनरेशन।
P&L में क्या नहीं लिया? हाँ वैसा कर सकते हो बेटा, पर बेहतर होगा जैसा आप चाहो कर सकते हो। कैपिटल प्रॉफिट भी एज्यूम कर सकते हो, तो बेटा वो कैपिटल प्रॉफिट माना होता तो ये P&L में क्यों आता? जब क्वेश्चन ने P&L में लिया है सब्सिडी को, यदि P&L में क्रेडिट किया है, मतलब ये सब्सिडी रेवेन्यू नेचर की है। कोई यूज नहीं किया WDV का, तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी। डेप्रेशन वाला क्या समझा तो बता? डेप्रेशन एस पर जो PL में घटा हुआ था वो जोड़ दिया, और जो एस पर कंपनीज एक्ट वाला था वो घटा दिया। ये समझा दिया मैंने फिर से एक बार। इसी अप्रोच से करना आपके लिए बेहतर होगा, बजाय कि जीपी लेकर उसको सही तरह से करने का। मैं तो इसको प्रेफर करता हूं जो मैंने बताया बेटा, ठीक है। तो ये था। अब आपको जो भी डाउट है बेटा मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए, ताकि आप जेन्युइन डाउट सामने आ जाए। यदि आपको वाकई पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर पूछोगे। सब्सिडी का पॉइंट में 2 बार बता चुका हूं। बिल्डिंग की सेल प्रोसीड 43,10,000 है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 40 लाख है। ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर जो मिलता है, कल हम देख चुके हैं, ओरिजिनल कॉस्ट से जो ऊपर मिलता है उसी को हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कल वाला फंडा फिर से रिवाइज करना कि बिल्डिंग डेप्रिसिबल एसेट में कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड ओवर ओरिजिनल कॉस्ट। ये कल हम अच्छे से समझ चुके हैं। नहीं, रेवेन्यू नेचर की है तो हर हर साल मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे क्या पता। गवर्नमेंट की इच्छा, जब देना चाहे हो सकता है शुरू के 2-3 साल दे, उसके बाद ना दे। तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि सब्सिडी वो कब देती है, क्यों देती है। और क्वेश्चन में ये PL में क्रेडिट हुई है मतलब वो रेवेन्यू नेचर की है, और वो एक्सेसिव एक्सपेंसेस को सेट ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने दी होगी। एक्सेसिव एक्सपेंसेस रहे होंगे उस एरिया में, उससे प्रॉफिट कम हो रहा था, उसको मेट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी होगी, तो ठीक है, वो बिजनेस प्रॉफिट का हिस्सा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों ऐड किया? क्यों ऐड नहीं किया बेटा? वो हमने लेस किया है क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट था। कैपिटल प्रॉफिट डायरेक्टर को नहीं मिलता, तो हमने कैपिटल प्रॉफिट को ऐड किया कि लेस किया? बेटा आपको ये पता नहीं कि हमने ऐड किया कि लेस किया है। देखो कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, वो लॉस था, लॉस ऑन सेल इन्वेस्टमेंट ऐड किया, आप प्रॉफिट बोल रहे हैं, वो कैपिटल लॉस था इसलिए ऐड किया। ओके ठीक है बेटा, ये हमने समझा दिया सारी बातें। एक तो बच्चे ध्यान रखते नहीं है। चलो ये था एक एग्जाम्पल, इस पर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेटा, है ना। अब ये तो हमने पढ़ा इन केस ऑफ प्रॉफिट, और अब हमको क्या पढ़ना है बेटा? अब हमको देखना है कि यदि कंपनी में, मैंने आपको कहा कि जैसे अभी प्रॉफिट है तो ठीक है, मैंने कहा कि कंपनी में प्रॉफिट 4 लाख ही है मान लो, और 4 लाख का 5% दोगे तो 20,000 होगा। अब सोचो ऐसी कंपनी जिसमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 4 लाख के हैं, उसका 5% होता है 20,000। अब मान लो इस कंपनी में डायरेक्टर है दिशा पटानी। अभी दिशा पटानी को इस कंपनी में बनाना है डायरेक्टर, उसको कहेंगे भाई प्रॉफिट 4 लाख है, उसका 5% उसे साल भर का उसे 20,000 देंगे, तो क्या वो इसमें इतने कम रेम्युनरेशन में ज्वाइन करेंगी? नहीं करेगी। तो बेटा ये प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, ये प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, वो डायरेक्टर बनना पसंद नहीं करेगी इस कंपनी में, इसकी बजाय उस कंपनी में जाएगी जहां उसको रेम्युनरेशन ज्यादा मिले, तो वो इस कंपनी में नहीं बनेगी डायरेक्टर। और कहीं उल्टा लॉस है, मान लो कंपनी में तो 4 लाख का लॉस है, तो रेम्युनरेशन कितना मिलेगा? 0। अरे भाई क्या 0 रेम्युनरेशन पे साल भर वो क्यों काम करेगी? अच्छा दिशा पटानी डायरेक्टर तो पूरा प्रॉफिट उसी को दे देंगे, इतने दीवाने हो क्या आप बेटा? ये गलत बात है। हाँ वो, मैं तो उसका नाम, वो कभी ऑब्जेक्शन ले ले कि मेरा नाम लिख रहे हो आप क्लास के अंदर, वो अपने कल को वो मांग ले कि आपने मेरा नाम यूज किया तो मुझे इसका प्रॉफिट में शेयर दो। बेटा मैंने वो दिशा जो फिल्मों में वो नहीं, मैंने कोई और नाम लिया, दिशा पटानी, नॉट पाटनी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिल्मों की बातें नहीं करता, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो बेटा ये प्रॉफिट 4 लाख यदि है तो ये प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो बेटा अब कंपनी में प्रॉब्लम यह है कि प्रॉफिट बहुत कम है, और प्रॉफिट कम है तो उसमें अच्छा डायरेक्टर नहीं आएगा, अच्छा डायरेक्टर ज्वाइन ही नहीं करेगा, उसको पता है कि मुझे प्रॉफिट का 5% मिलेगा। तो यदि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है या लॉस है, तो ये 5% वाली लिमिट एप्लीकेबल है या नहीं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ, क्या कुछ और होना चाहिए?
दिशा के अलावा किसी और का नाम ले लें, आलिया भट्ट का नाम लेते, चलो आलिया चलेगा, आलिया भट्ट, छोड़ो दिशा को, वो भी है श्रद्धा कपूर, माधुरी दीक्षित, आंटी जी का नाम लेना है क्या? प्रियंका चोपड़ा यूएस गई, जैकलीन, अब जैकलीन तो उधर फार्म हाउस पे है बेटा, सलमान खान के फार्म हाउस पे होगी, वो लोग वहां पर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, ये लॉकडाउन। हे भगवान। हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ, मुझे बताओ मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि कंपनी में प्रॉफिट कम है या लॉसेस हैं तो क्या 5% वाली लिमिट लॉजिकल है? नो 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 नहीं, उस केस में फिर लिमिट बेटा अलग रखनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि कंपनी लॉ बनाने वालों को पता है कि ऐसी कंपनी में जहां प्रॉफिट कम है या लॉसेस है, वहां यदि 5% वाली लिमिट लगा दी तो उस कंपनी में डायरेक्टर कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा, वो कंपनी बंद कल होती होगी तो आज हो जाएगी, भाई कोई मैनेज करने आएगा ही नहीं आदमी, तो वहां पर लिमिट उन्होंने अलग दी है, वहां पर मंथ पर एनम की लिमिट दी है कि एक कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को कितना रेम्युनरेशन दे सकती है इन केस ऑफ लॉस या इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, वो रेम्युनरेशन की लिमिट। हाँ देखो बेटा, अब वो आप एक काम करो, वो यहां से लिख लो, ये लिमिट है बेटा, ये रेम्युनरेशन इफ कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ये लिख लो बेटा, वेयर ये रेम्युनरेशन इफ कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, लिखो इसको बेटा, यदि कंपनी में प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, लॉसेस हैं, प्रॉफिट है ही नहीं या इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, तो फिर लिमिट क्या होगी? ये अभी बेटा आप लिख तो लो, वो हम सोचेंगे, अभी आप लिखो तो सही, लिमिट ऑफ ईयरली रेम्युनरेशन वेयर इफेक्टिव कैपिटल, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है इस इफेक्टिव कैपिटल का, ये सबसे आसान होता है इसलिए ये पूछ लेते हैं, व्हेन इफेक्टिव कैपिटल, कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल बताऊंगा मैं, इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है, ये कंपनी की साइज को इंडिकेट करती है, यदि कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल कम है मतलब छोटी कंपनी है, और इफेक्टिव कैपिटल ज्यादा है मतलब बड़ी कंपनी है, कम इफेक्टिव कैपिटल छोटी कंपनी तो कम रेम्युनरेशन, ज्यादा इफेक्टिव कैपिटल तो बड़ी कंपनी तो ज्यादा रेम्युनरेशन। हाँ ये लिखना है, यही लिखना है, लिखो, इफेक्टिव कैपिटल भी लिखनी है बेटा, आप तो ये तो लिखो पहले कि यदि कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम है, लेस देन 5 करोड़, तो वहां पर कंपनी अपने मैनेजरियल पर्सन को 60 लाख पर एनम पर पर्सन, लिमिट ऑफ ईयरली रेम्युनरेशन ये पर पर्सन है, कंपनी एक पर्सन को इतना रेम्युनरेशन ईयरली दे सकती है, ये लिखना है, जल्दी से लिख लो, यदि कंपनी की इफेक्टिव 5 करोड़ से कम है तो कंपनी 60 लाख तक का दे सकती है रेम्युनरेशन, ये लिमिट बेटा बदलती रहती है, हर साल बदलती रहती है, अभी इसको, अभी ये आपके सामने है जी तो लिखे, और 5 करोड़ से ज्यादा कम इफेक्टिव कैपिटल है लेकिन लेस देन 100 करोड़, तो यहां पर होगा 84 लाख का रेम्युनरेशन हाईएस्ट होगा पर एनम, ये लिख लो बेटा फटाफट, लिख लिया, ये पर एनम लिमिट है, इसको हम पर मंथ में कर लेंगे कन्वर्ट ना बेटा, यदि वो 6 महीने के लिए आया तो पर मंथ पे ले आएंगे इसको। हाँ ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और रटने में तो आप रट्टू तोते तो हो ही, अभी रट रट के तो पास हुए अभी तक, पहले कितनी चीजें बस ये पता है कि हाँ सर ऐसा होता है, पर क्यों होता है पता नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट में आता है ये पता है सबको, लेकिन क्यों आता है पता नहीं, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट में आता है ये पता है, लेकिन क्यों आता है पता नहीं है ना, ये रट्टू तोते तो थे आप लोग, ऐसा मत बोलो नहीं बोलता, चलो बस मेहनत से पास हुए हो बेटा, रटने में भी तो मेहनत लगती है, रटने वाला हर कोई आसान काम थोड़ा रटना, रटने में भी मेहनत लगती है बेटा, रटने में भी दिमाग तो लगता है थोड़ा बहुत तो।
समझा भी था। चलो बेटा लिख लिया क्या? यदि इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम है तो 60 लाख, 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 100 करोड़ से कम तो 84 लाख, यदि 100 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 250 करोड़ से कम है तो 120 लाख। ये बस ये लिमिट। और यदि कैपिटल 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, 250 करोड़ से ज्यादा, तो फिर क्या लिमिट है? 120 लाख प्लस 0.1% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। ये आपने लिख लिया बेटा। और ये लिमिट क्या लिखा है? द अबव लिमिट शेल बी डबल, कैन बी डबल बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी अपने यहां स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इससे इस सारी लिमिट को डबल कर सकती है। यदि कंपनी ने अपने यहां पास कर दिया है स्पेशल रिजोल्यूशन तो ये सारी चीजें डबल हो सकती है, ये लिखा हुआ है। अब जो ऊपर वाली लिमिट है, अब एक बच्चा पूछ रहा है सर वो जो 5% बताई थी वो कब काम आएगी? बेटा वो काम आएगी तब जब कंपनी में प्रॉफिट सफिशिएंट हो, और ये तब जब कंपनी में प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो या लॉस हो। हाँ, वो सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में लिमिट लगती है। प्रॉफिट 200, 400, 500 करोड़ है तो वो लिमिट लगेगी परसेंट वाली, ये नहीं लगेगी फिर। और ये लिमिट लगेगी जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो। तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना बेटा प्रैक्टिकली, आपको तो बस क्वेश्चन में दिया रहेगा। यदि उन्होंने क्वेश्चन इफेक्टिव कैपिटल का बना है तो समझ जाओ कि ये लिमिट लग रही है, बता दूंगा, चिंता मत करो, सब क्लियर हो जाएगा बेटा। हाँ बेटा, ये लिमिट हर साल चेंज होती है, कंपनीज एक ये लिमिट बदलते रहता है। अब बेटा आप देख रहे हैं कि छोटी कंपनी जहां पर कैपिटल कम है, 5 करोड़ से कम कैपिटल, मतलब वहां कंपनी में इफेक्टिव कैपिटल कम है, कैपिटल कम लगी है, मतलब वहां मैनेजमेंट का वर्क भी कम है। कम कैपिटल, छोटा बिजनेस तो मैनेजमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं है तो वहाँ रेम्युनरेशन भी कम मिलेगा। कैपिटल ज़्यादा मतलब बिजनेस, कंपनी में कैपिटल ज़्यादा है, इफेक्टिव कैपिटल ज़्यादा है, मतलब कंपनी में पैसा बिजनेस में काफ़ी लगा हुआ है, ज़्यादा अमाउंट लगा हुआ है, बड़ा बिजनेस है तो मैनेजमेंट वर्क भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा स्किल लगेगी, ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति उस बिजनेस को करवाएगा तो उसका रेम्युनरेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने रेम्युनरेशन को फिक्स को कनेक्ट कर दिया है कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल से मतलब हम आगे पढ़ेंगे वो कैपिटल जो कंपनी ने अपने बिजनेस में लगा रखी है, वो कैपिटल जो बिजनेस में कंपनी ने लगा रखी है बिजनेस चलाने के लिए, वो होती है इफेक्टिव कैपिटल। वो होती है इफेक्टिव कैपिटल। बताऊंगा मैं क्या मतलब होता है। ये एक बच्चा पूछ रहा है, ये हमेशा, मैं नाम नहीं बोलूंगा पर हमेशा क्वेश्चन उसके ऐसे ही आते हैं अजीब से। मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन आपको, ये बच्चा पूछ रहा है कि ये लिमिट पूरे ग्रुप की है या एक व्यक्ति की है? ये पूछ रहा है ग्रुप लिमिट है क्या, एक बच्चा पूछ रहा है। बताओ क्या बोलूँ इसको मैं? ये हमेशा बेटा आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं बड़े अजीब से। बेटा यहाँ मैंने अपने हाथों से पर पर्सन लिखा है तो मतलब आपने इसको पढ़ा ही नहीं। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जो चीज़ लिखी है सामने उसको पूछ रहे हो कि ये पर पर्सन है या टोटल ग्रुप की। बेटा लिखा है पर पर्सन। मैं उसको बताना चाहता हूं कि बेटा उससे आपका नुकसान हो रहा है। मुझे चाहूं तो मैं आपको इग्नोर कर सकता हूं, पर मैं बताना चाहूं कि बेटा ऐसे क्वेश्चन बार बार करोगे इसका मतलब आप ध्यान देते नहीं हो, और ध्यान नहीं दोगे तो बेटा आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है बेटा, अब ये लिख दिया आपने, आपकी फिर आगे इच्छा है ऐसे क्वेश्चन करते रहना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पर आपके लिए वो गलत है। अब देखो बेटा, अब इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या? अब बेटा इफेक्टिव कैपिटल का मतलब ये लिखिए, पेड अप शेयर कैपिटल लिखिए। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब पेड अप शेयर कैपिटल। क्यों नाम बताऊं? इफेक्टिव शेयर कैपिटल मतलब पेड अप शेयर कैपिटल। लिखो बेटा, पेड अप, हाँ लिखना है, एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी। बेटा अब यहां पर उन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल ली है पर शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं लिए। क्यों नहीं लिए बेटा? मेरी बात सुनो, कंपनी में 200 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल है और 50 करोड़ का शेयर एप्लीकेशन मनी। अब मुझे बताओ बेटा, ये एप्लीकेशन मनी, ये पैसा जो कंपनी में आया हुआ है बिजनेस में लगा हुआ है या अलग से बैंक अकाउंट में रखा हुआ है?
मुझे बताइए बेटा, ये 50 करोड़ रुपया जो पड़ा है शेयर एप्लीकेशन में, ये मनी बिजनेस में लगा दी गई है या ये मनी अलग से बैंक अकाउंट में रखी हुई है? बिजनेस या सेपरेट बैंक अकाउंट? ये मनी अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट में रखी हुई है, तो फिर ये मनी बिजनेस चलाने में काम नहीं आ रही। ये मनी बिजनेस चलाने में काम नहीं आ रही। डायरेक्टर इस मनी को अभी मैनेज करना शुरू नहीं किया है। डायरेक्टर ने अभी इसको मैनेज करना शुरू नहीं किया है। तो बताओ ये इफेक्टिव कैपिटल है या इनइफेक्टिव? ये इफेक्टिव कैपिटल है क्या? ये इनइफेक्टिव कैपिटल है। यस, हाँ, ये मनी बिजनेस चलाने में काम आ रही होगी। ये मनी कंपनी ने बिजनेस पे लगा दी होगी, पर ये बिजनेस में अभी नहीं लगाई होगी। तो फिर क्या लॉजिकल है कि नहीं कि शेयर एप्लीकेशन मनी को इफेक्टिव कैपिटल निकालने में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मनी सेपरेट बैंक में रखी हुई है। इसको अभी कंपनी ने बिजनेस चलाने में यूज नहीं किया है, इसको डायरेक्टर मैनेज नहीं कर रहा। जब 50 करोड़, यदि हम कहें कि 200 करोड़ के कंपनी शेयर इशू कर चुकी है और 50 करोड़ के शेयर इशू पेंडिंग है, बताओ डायरेक्टर कितना फंड मैनेज कर रहा है? बताओ, यदि कंपनी के पास 250 करोड़ आ चुका है, 250 करोड़ आ चुका है, 200 करोड़ की कंपनी अलॉटमेंट कर चुकी है, 50 करोड़ की अलॉटमेंट अभी नहीं की है, इट इज पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। बताओ जो डायरेक्टर फंड मैनेज कर रहा है वो कितने मैनेज कर रहा है? 200 करोड़। यस, अभी वो 50 मैनेज ही नहीं कर रहा। जब 200 करोड़ ही मैनेज कर रहा है तो उसकी इफेक्टिव कैपिटल निकालने में 200 करोड़ ही जुड़ना चाहिए। इसलिए शेयर एप्लीकेशन मनी को क्यों नहीं लिया जाता, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम पेड अप कैपिटल लेंगे, इश्यूड कैपिटल लेंगे, लेकिन एप्लीकेशन मनी को नहीं लेंगे इफेक्टिव कैपिटल निकालने में। इसका लॉजिक मैंने बता दिया और आपको थोड़ा और सोचना भी है। फिर बेटा शेयर प्रीमियम। बेटा यदि कंपनी ने 200 करोड़ की कैपिटल इशू की, उस पर 20 करोड़ की प्रीमियम भी आई, तो 20 करोड़ की प्रीमियम भी आकर बिजनेस में लगी होगी कि नहीं लगी होगी? 20 करोड़ के फंड भी बिजनेस में आके लगे कि नहीं लगे? तो बेटा 200 करोड़ शेयर होल्डर से आया और 20 करोड़ प्रीमियम का आया, ये दोनों पैसा बिजनेस में लगा होगा, तो ये भी इफेक्टिव कैपिटल में आएगा। कुल बिजनेस में 220 करोड़ लगा होगा तो प्रीमियम भी आएगी। फिर रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व एंड सरप्लस, इसका भी मैं बताता हूं लॉजिक क्यों आएगा। लिखो बेटा, लिख लो, पहले प्रीमियम लिख लो, रिजर्व एंड सरप्लस लिख लो, एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व लिख लो। हाँ बेटा, अंडरलाइन से होता है, लेकिन हम इसको अब अलग एंगल से देख रहे हैं कि ये बिजनेस में इन्वेस्टेड है या नहीं। फिर लिख लो लॉन्ग टर्म लोन, लिख लो बेटा, लॉन्ग टर्म लोन लिख लो। डिपॉजिट पेबल आफ्टर 1 ईयर, मतलब वो भी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, और ये लेस करेंगे, ये लेस है। ये लेस करेंगे। अब मैं बताता हूं बेटा आपको लॉजिक सबका। अब मैं आपको पहले लिख लो, फिर मैं आपको विथ एग्जांपल लॉजिक बताता हूं बेटा, जल्दी से लिख लो। पेड अप कैपिटल प्लस इक्विटी प्रीमियम प्लस ऑल रिजर्व एंड सरप्लस एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस डिपॉजिट पेबल आफ्टर 1 ईयर, मतलब ये भी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, प्लस माइनस इसमें से जो क्या जोड़ देंगे, माइनस इन्वेस्टमेंट। बस यहीं तक लिखना है, यहीं तक। हाँ बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, लिख लिया आपने यहां तक? हाँ बेटा देखो, अब बेटा ये तुमने लिखने का, अब मैं आप काम करता हूं समझाने का, कोई टेंशन मत लो, मैं आपको बिल्कुल 100% बताऊंगा कि इफेक्टिव का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, जैसे यह है किसी कंपनी की बैलेंस शीट, यह है शेयर कैपिटल, यह है P&L का क्रेडिट बैलेंस, और यह है डिवेंचर। अब 2 मिनट के लिए, अब यहां पर ये शेयर कैपिटल मान लो है बेटा रुपीज इन लैक्स, शेयर कैपिटल है 200 लैक्स, P&L है 50 लाख और डिवेंचर है 100 लाख।
अब बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनेस में, कंपनी के बिजनेस को चलाने में कुल कितना पैसा लगा हुआ होगा बताइए। कंपनी के बिजनेस को चलाने में कितना पैसा लगा हुआ है। 200 लाख तो कंपनी ने ले रखा है इक्विटी शेयर होल्डर से, ये भी लगा होगा बिजनेस में। 50 का जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया शेयर होल्डर के लिए पर नहीं बांटा, ये प्रॉफिट भी कमाकर बिजनेस में लगा हुआ है। और 100 लाख रुपए, 100 लाख रुपीज डिवेंचर होल्डर से लोन लिया, ये मनी भी तो बिजनेस में लगी होगी। तो बिजनेस में कुल कितना लगा होगा, 350 लगा होगा बेटा। तो हमारी इफेक्टिव कैपिटल जो बिजनेस में लगी हुई है, जिसको डायरेक्टर मैनेज कर रहा है, वो 350 लाख है। तो हमारी इफेक्टिव कैपिटल होगी शेयर कैपिटल प्लस P&L प्लस डिवेंचर। लेकिन बेटा यहां से 2 मिनट के लिए, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड 20 लाख। बेटा 20 लाख गवर्नमेंट बॉन्ड में लिखा है, ये है 6% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो बेटा ये 20 लाख बिजनेस में लगा है या बिजनेस के बाहर लगा है? 20 लाख बिजनेस में लगा है या बिजनेस के बाहर लगा है? ये है बिजनेस के बाहर। क्या डायरेक्टर को इसको भी मैनेज करना पड़ता है? अरे क्या मैनेज करना है इसके अंदर, बाहर पैसा लगा दो गवर्नमेंट बॉन्ड में, मस्ती से ब्याज आता रहेगा सेफ साइड। तो ये पैसा जो इन्वेस्टमेंट में लगा है गवर्नमेंट बॉन्ड में, इसको मैनेज करने के लिए इसके मैनेजमेंट में कोई स्किल, कोई ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार पैसा लगा दिया, सेफ मनी हो गई, ब्याज मिलता रहेगा। इसमें काय का एफर्ट्स, इसमें कौन से एफर्ट्स, इसमें कौन सा टाइम, इसमें कौन सा डिवोशन, इसमें कौन सा टैलेंट। तो बताओ जो कंपनी के पास 350 का फंड आया 350 लाख, उसमें से 20 लाख तो लगा है गवर्नमेंट बॉन्ड में। तो बताइए बिजनेस में कितना लगा है? बिजनेस में लगा है 330, 330 लगा है। तो बताओ इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे? शेयर कैपिटल प्लस P&L प्लस डिवेंचर माइनस क्या करना पड़ेगा? माइनस क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट माइनस करने पड़ेंगे ना, तभी तो आएगा कि 350 में से 20 लाख तो लगा है गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो 330 ही लगा है बिजनेस में। तो 330 है इफेक्टिव कैपिटल जो बिजनेस में लगी हुई है और जिसको डायरेक्टर मैनेज कर रहा है। और जिसको रेम्युनरेशन निकालने के लिए देखेंगे कि भाई कंपनी बड़ी है कि छोटी, तो 330 ही कहा जाएगा इफेक्टिव कैपिटल। इसलिए हम इन्वेस्टमेंट लेस करते हैं। आई थिंक क्लियर, कुछ तो हुआ होगा। आए समझ बेटा? टाइम अपना हो गया क्या? टाइम हो गया क्या? ठीक है बेटा, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इफेक्टिव कैपिटल को लॉजिक से समझेंगे। लॉजिक थोड़ा लॉजिक बताऊंगा। 435 है क्या? 435 है, बोलो। ठीक है, हो गया 438। ठीक है बेटा, मैं लॉजिक कल बताऊंगा इसका, है ना? ठीक है, और तब तक होमवर्क में क्या दूं? होमवर्क में तो आपके मजे चल रहे, कोई होमवर्क ही नहीं मिल रहा है बेटा। तो मैं एक काम करता हूं, आपको एक क्वेश्चन बना के दूंगा डायरेक्टर वाला। आपको डायरेक्टर वाला क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, ऐसा जो वैसे मैंने बनाया था ना, वैसा क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।